डियर स्टूडेंट्स, तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे मोलालिटी, मोलारिटी, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। अभी इस क्लास में हम लोग सीखेंगे नॉर्मलिटी। तो चलिए हम लोग चालू करते। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे नॉर्मलिटी, फिर से उसके बाद हम लोग एक्चुअल फार्मूला देखेंगे इसका। तो नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी का एक शॉर्ट ट्रिक होता है मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। ये फार्मूला हो गया। मान लीजिए कि जो नॉर्मलिटी है वो क्या है, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। इसको नोटेशन में लिखे तो कैपिटल एन इक्वल टू कैपिटल एम एंड एक्स बोल देते हैं, एन फैक्टर, एन फैक्टर। तो मोलारिटी तो आपको आता है। तो सबसे पहले अगर हमको एक्स फैक्टर या एन फैक्टर इसको बोलते हैं, अगर वो हमको आ जाए तो हम आराम से नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। तो अभी एन फैक्टर है, या एन फैक्टर को ही सॉरी एन फैक्टर को ही वैलेंसी फैक्टर भी कहा जाता है, वैलेंसी फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं एन फैक्टर। और ये एन फैक्टर को हम लोग तीन अलग अलग कैटेगराइज करके सीखेंगे, एसिड के लिए, बेस के लिए और सॉल्ट के लिए। तो चलिए हम लोग एसिड के लिए पहले एन फैक्टर देखते हैं। फॉर एसिड, एसिड के लिए जो एन फैक्टर होता है वो होता है नंबर ऑफ H प्लस गिवन बाई एसिड, गिवन बाई एसिड, यानी किसी भी अम्ल के द्वारा दिए गए H प्लस की संख्या, यानी किसी एसिड द्वारा दिए गए H प्लस की संख्या कि कोई एसिड कितना H प्लस दे रहा है। जैसे देखिए HCl है, तो HCl को अगर हम ब्रेक करेंगे तो H प्लस प्लस Cl माइनस, तो N बोलिए या X बोलिए, इसको N फैक्टर या X फैक्टर। तो H प्लस कितना है 1, तो इसलिए HCl का जो N फैक्टर होगा वो हो जाएगा 1। अब देखिए HNO3 को ब्रेक करेंगे तो H प्लस प्लस NO3 माइनस। अभी इसमें भी एक ही H प्लस आ रहा है, इसलिए इसका N फैक्टर 1 होगा। एक सेकेंड, सॉरी। अगर हम H2SO4 की बात करेंगे तो H2SO4 को ब्रेक करेंगे तो 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, तो इसमें 2H प्लस है, 2H प्लस दे रहा है इसका, इसलिए इसका एन फैक्टर 2। H3PO4 अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो 3H प्लस प्लस PO4 माइनस 3, तो इसका एन फैक्टर 3 हो जाएगा। अब देखिए इधर जितना H दिख रहा है, यहाँ पे 2H, यहाँ पे 3H, वहीं उसका एन फैक्टर है। लेकिन आप इसको परमानेंट रूल मत बना दीजिए कि जितना H दिखेगा वहीं उसका एन फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि दो इसके एक्सेप्शनल केस जैसे भी है। जैसे H3PO3 देखेंगे तो ये जो ब्रेक होगा वो दो ही H प्लस देता है, 2H प्लस प्लस HPO3 माइनस 2, तो ये दो ही H प्लस रिलीज करता है। 3H तो है इसके पास, लेकिन 3H नहीं देता है, दो ही H देता है, इसलिए इसका एन फैक्टर 2 ही होगा। H3PO2 जब इसको ब्रेक करेंगे तो H प्लस प्लस H2PO2 माइनस 1, तो एक ही H देता है, इसलिए इसका एन फैक्टर 1 होगा। तो इसको देखिए ध्यान से, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। H3PO3 इसका बेसिस, इसका जो एन फैक्टर है वो 2 है, और H3PO2 का एन फैक्टर 1 है। अब कोई बोलेगा ऐसा क्यों, तो इसका एक्सप्लेनेशन केमिकल बॉन्डिंग से दिया जा सकता है कि केमिकल बॉन्डिंग में जो H3PO4 है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, OH OH OH। तो देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्लस 1, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, एक फास्फोरस एक फास्फोरस। तो इसमें 3 OH बॉन्ड है, तो जितने OH बॉन्ड होता है वहीं टूटता है, तो AH3PO4 3H देता है।
अगर हम बात करेंगे H3PO3 की, तो H3PO3 की जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है H H O H। तब देखिए यहाँ पे दो OH बॉन्ड है इसलिए H3PO3 दो ही H रिलीज करता है। अगर H3PO2 की बात करेंगे तो P डबल बॉन्ड O, O H, H और H, या इसको बीच में रख किया जा सकता है, तो इसमें एक ही OH बॉन्ड है सॉरी, इसलिए एक ही H रिलीज करता है, इसलिए इसका एन फैक्टर 1। तो आपको ध्यान रखना है। और एन फैक्टर को, एसिड के एन फैक्टर को बेसिसिटी भी कहा जाता है, बेसिसिटी। तो जो एसिड होता है उसका होता है बेसिसिटी, और जो बेस होता है उसका होता है एसिडिटी। तो देखिए, अगर हम H2CO3 की बात करेंगे तो ये 2H प्लस देगा, 2H प्लस प्लस CO3 माइनस 2। कोई बोलेगा ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें 2OH बॉन्ड आएगा जब भी ऑक्सी एसिड होता है। ऑक्सी एसिड कहने का मतलब है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कोई एटम, जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस, तो ये सबको ऑक्सी एसिड कहा जाता है। और ऑक्सी एसिड का बेसिसिटी उतना ही होता है जितना OH बॉन्ड होता है। और भी अगर आप देखेंगे CH3COOH, जब इसको ब्रेक करेंगे तो देखिए ये यहाँ पे इतने हाइड्रोजन दिख रहा है, 3 और 1 4, 4, लेकिन ये नहीं देता है क्योंकि ये H प्लस और CH3COO माइनस, ये एसीटेट आयन प्लस H प्लस, एक ही H देता है, इसलिए इसका बेसिसिटी 1 या एन फैक्टर 1, और H2CO3 का एन फैक्टर 2। तो आप समझ गए होंगे ये कि एसिड जो होता है उसका एन फैक्टर क्या होता है, जितना वो H प्लस देगा। तो अभी हम लोग एन फैक्टर देखेंगे बेस का। फॉर बेस, फॉर बेस एन फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू एन फैक्टर, नंबर ऑफ OH माइनस आप लिख सकते हैं गिवन बाई बेस, नंबर ऑफ OH माइनस गिवन बाई बेस। कि अगर कोई बेस कितना OH माइनस देता है वही उसका एन फैक्टर होता है। तो जैसे NaOH, अगर आप NaOH को ब्रेक करेंगे तो Na प्लस प्लस OH माइनस, तब देखिए यहाँ पे एक OH माइनस दे रहा है NaOH, तो इसलिए इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। अगर हम MgOH के होल ट्वाइस का बात करेंगे तो Mg2 प्लस प्लस 2OH माइनस, तो ये 2 OH दे रहा है, इसलिए इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। अगर हम लोग AlOH का होल थ्राइस का बात करेंगे तो Al3 प्लस प्लस 3OH माइनस, यहाँ से 3 OH दे रहा है AlOH के होल थ्राइस, तो इसका एन फैक्टर 3। तो बेस जितना OH माइनस देगा वही उसका एन फैक्टर है। जैसे अगर हम लोग देखें KOH, तो क्या होगा K प्लस प्लस OH माइनस, तो इसका एन फैक्टर 1। अगर इसी के जगह पे अगर आप लिख लें FeOH का होल ट्वाइस, तो कैसा होगा Fe2 प्लस प्लस 2OH माइनस, ये 2 OH माइनस दे रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए होल ट्वाइस है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। अगर वहीं लिखा जाए FeOH का होल थराइस, तो क्या होगा Fe2 प्लस प्लस 3OH माइनस, ये 3 OH दे रहा है, तो इसका एन फैक्टर 3। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि बेस जितना OH माइनस दे सकता है वही उसका एन फैक्टर होता है। या इससे भी अगर बेस के मामले में अगर आपको देखना है तो आप बोल सकते हैं जो 1A ग्रुप होता है, 1A ग्रुप जो एलिमेंट है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेसियम, फ्रांसियम, फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव होता है, ये सारे ग्रुप के जो एन फैक्टर है एन फैक्टर 1। वैसे ही 2A ग्रुप, 2A ग्रुप जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, अगर इससे बेस बन जाए तो इसका एन फैक्टर जो है वो 2 हो जाएगा। वैसे Al पे चार्ज +3 होता है, Fe पे चार्ज अगर +3 हो
तो जिस पे +3 चार्ज आएगा उसका n फैक्टर जो है 3 ही होगा, n फैक्टर इक्वल टू 3। ठीक है, तो आपको देख लेना है कि इससे भी बता सकते हैं कि कितना पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, वही उसका n फैक्टर है, जो सॉल्ट का रूल है। तीसरा देखिए, n फैक्टर फॉर सॉल्ट, n फैक्टर फॉर सॉल्ट, सॉल्ट का हिंदी है लवण और बेस का हिंदी होता है क्षार। अब ये सॉल्ट का n फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है। अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कुल धनात्मक आवेश, कुल धनात्मक आवेश की संख्या प्लस या और कुल ऋणात्मक आवेश की संख्या। तो ये आपका है n फैक्टर। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे NaCl का बात करेंगे तो NaCl को हम लोग ब्रेक करेंगे तो Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो इसमें देखिए पॉजिटिव चार्ज कितना है 1, नेगेटिव चार्ज कितना है 1। तो पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है विदाउट साइन। तो यहाँ पे 1 +1 में है, -1 में 1 है, तो ये 1 को लेना है, तो इसका n फैक्टर 1। वैसे ही अगर हम MgCl2 को देखेंगे तो Mg पे चार्ज 2 प्लस प्लस 2 Cl माइनस। अब देखिए कितने पॉजिटिव चार्ज 2 प्लस या +2 और एक Cl पे -1 है, 2 है, तो टोटल कितना 2 इंटू -1 यानी -2। तो ये -2 है +2 है, लेकिन आपको 2 लेना है, तो इसका n फैक्टर 2। वैसे अगर हम AlCl3 का बात करें तो Al3 प्लस प्लस 3Cl -1। तब देखिए पॉजिटिव चार्ज कितना +3 है और नेगेटिव चार्ज -1 इंटू 3 -3। तो n फैक्टर क्या हो जाएगा इसका 3। वैसे ही आप अगर लिखना चाहते हैं KCl तो KCl कैसे टूटेगा, K प्लस प्लस Cl माइनस। तो कितने पॉजिटिव चार्ज +1 या नेगेटिव चार्ज -1, तो इसका n फैक्टर 1। कुछ और भी हम लोग एग्जांपल देखेंगे। जैसे Al2SO4 होल थराइस अगर किया जाए तो ये कैसे टूटेगा, 2Al प्लस 3 प्लस 3SO4 -2। अब देखिए एक Al पे +3 चार्ज है 2 है, तो 2 इंटू +3 तो कितना +6, माइनस चार्ज कितना है 3 इंटू -2 तो कितना चार्ज -6। ये 6 है, +6 -6, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 6। अगर आपको और देखना है तो CaCO3 तो क्या होगा, Ca2 प्लस प्लस SO4 -2। तब देखिए इधर 2 प्लस है या -2 है, तो इसका n फैक्टर 2। तो आप समझ जाइए सॉल्ट जो होता है कितना प्लस हो या कितना माइनस, ये हमको चार्ज देखना रहता है, टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव। बेस के लिए यानी क्षार के लिए आप क्या देखेंगे, कितना OH माइनस दिया, या इसमें भी बोल सकते हैं टोटल प्लस या टोटल माइनस। और एसिड के लिए कितना H प्लस दिया, या आप ये भी बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि कितना प्लस या कितना माइनस। तो ये हो गया n फैक्टर। तभी क्या करेंगे हम लोग एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे और फिर से भाई फॉर्मूले से देखेंगे कि हम कैसे निकाल रहे हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन है 49 ग्राम H2SO4 dissolve in 500 ml of solution, 500 ml of solution. Find molarity and normality, फाइंड मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। अब चलिए तो पहले हम लोग डेटा लिख लेते। तो आपको H2SO4 दे दिया हुआ है, कितना
49 ग्राम। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, 500 ml। अगर आपको चाहिए हिंदी में तो क्या लिखेंगे आप, 49 ग्राम H2SO4 500 ml बिलियन में घुला है, बिलियन में घुला है। तो बिलियन की मोलरता, मोलरता तथा नर्मलता ज्ञात करें, तथा नर्मलता ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन हो गया। सेम उसका हिंदी कर दिया मैंने। तो देखिए H2SO4 49 ग्राम हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml हो गया। अब मोलरिटी के फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे, मोलरिटी, मोलरता, तो ये क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट यानी विलय का द्रव्यमान अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट विलय का मोलर द्रव्यमान गुने अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी बिलियन का आयतन अगर ml में हो तो आप ऊपर क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे। ये फॉर्मूला है। तब देखिए सोल्यूट तो दिया है, सोल्यूट दिया है 49 ग्राम, लेकिन मोलर मास नहीं दिया हुआ। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले मोलर मास निकालेंगे। तो H2SO4 का मोलर मास कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन 1 इंटू 2, क्योंकि इसका मास 1 होता है सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 4। तो 2 प्लस 32 प्लस 64, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 98 ग्राम मास में, ग्राम में, यानी इसको बोलते हैं मोलर मास। अब देखिए तो मोलर मास आ गया, मास ऑफ सोल्यूट पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml पता है, तो मोलरिटी हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट 49 ग्राम दिया है, मोलर मास 98 ग्राम हमने निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml दिया है। तो ऊपर हम क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे, तो ये ml लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 49 टू या 98 होगा, और 500 1000 और 2 से A2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 कैपिटल M, 1 कैपिटल M, या बोल सकते हैं आप 1 मोल पर लीटर, क्योंकि मोलरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर। अब देखिए अभी H2SO4 का हम लोग n फैक्टर निकालते हैं, H2SO4 तो क्या होगा, 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, तो ये 2H प्लस जो है इसका n फैक्टर क्या हो गया, 2। ये बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो n फैक्टर 2 है। तब चलिए अभी हमको पता है कि जो नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी वो क्या होता है, मोलरिटी इंटू n फैक्टर। अब देखिए तो मोलरिटी कितना आ गया, 1 कैपिटल M और इंटू 2। अब ये कैपिटल M लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 1 इंटू 2 ये कैपिटल N हो गया, ये हो गया आपका नॉर्मलिटी। अगर आप यूनिट लिखना चाहते हैं तो ये होगा 2 इक्विवेलेंट, 2 इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसका यूनिट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, नॉर्मलिटी का यूनिट इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल फार्मूला देखेंगे, फिर से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए एक्चुअल फार्मूला की तरफ जाते हैं। नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी का एक्चुअल फार्मूला है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, यानी विलय के इक्विवेलेंट की संख्या अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी बिलियन का आयतन लीटर में। तो अब कोई बोलेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो समझता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। तो चलिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इसको हिंदी बोलते हैं ग्राम तुल्यांक, लिख दूं तो ग्राम तुल्यांक की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन लीटर में।
अब देखिए, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला होता है वेट या मास कुछ भी बोलेंगे ऑफ सोल्यूट, यानी विलय का मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए, अब वेट ऑफ सॉल्यूट तो आपको समझ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। अब ये देखिए, इक्विवेलेंट वेट इसको बोलते हैं तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। तो ये तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, ये होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, विलय का मोलर द्रव्यमान अपॉन एन फैक्टर। यानी अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान अपॉन एन फैक्टर, या कोई कोई बोलता है इसको एक्स फैक्टर। तब तो एक्स फैक्टर एन फैक्टर आपको निकालना आता है, विलय का मोलर द्रव्यमान आपको निकालना पड़ेगा, एन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट आगे रहेगा तो वेट ऑफ सोल्यूट जितना दिया रहेगा इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पता चल जाएगा, और इक्विवेलेंट पता चल जाएगा तो इस फार्मूला में रखेंगे आप तो नॉर्मलिटी निकल जाएगा। ये फार्मूला जो है ना सेम ऐसे ही है जैसे मोलरिटी, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है और मोलरिटी में क्या होता है नंबर ऑफ मोल। अगर ये सारे डेटा को कंबाइंड किया जाए तो आप देखिए नॉर्मलिटी के क्या आ रहा है, नॉर्मलिटी यानी मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की जगह पे ऐसे लिख सकता हूँ, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए इक्विवेलेंट वेट का भी डेटा रखिए, इक्विवेलेंट वेट का डेटा क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन एन फैक्टर। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ या वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए इस एन फैक्टर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन, वेट या मास बोलिए, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, एन फैक्टर आपका ऊपर चला गया, एन फैक्टर और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ध्यान से देखिए, ये वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोल मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ इतने डेटा से आपको मोलरिटी आता है और ये एन फैक्टर, इसलिए हम लोग नॉर्मलिटी के जगह पे क्या लिख ले रहे हैं, नॉर्मलिटी जो हो रहा है वो है आपका मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। तो आप ऊपर वाले फॉर्मूले से बनाएं या ऐसे बनाएं सेम, तभी मैं इस डेटा से कैसे बनाएंगे वो एक सेम क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे हम लोग। चलिए, तो क्वेश्चन क्या था, उसमें 49 ग्राम आपको पहले ही वाला क्वेश्चन H2SO4 दिया था और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो ml में है। तो अब देखिए, और ये कितना दिया हुआ है 500 ml। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालते हैं, उसके लिए इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। तो देखिए H2SO4 जो है वो कैसे टूटेगा, 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, तो इसका एन फैक्टर कितना, इसका एन फैक्टर हो गया 2। सबसे पहले एन फैक्टर निकाल लीजिए, उसके बाद मोलर मास निकालिए,
ऐसे ही आप क्वेश्चन निकालेंगे हर एक क्वेश्चन में तो आप आराम से बना सकते हैं। मोलर मास, तो H2SO4 का मोलर मास हम लोग निकाले थे 98 ग्राम। अब मोलर मास पता है, एन फैक्टर पता है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो इसका मोलर मास 98 पता है, एन फैक्टर 2 पता है, तो ए हो गया 49 ग्राम। ये क्या हो गया आपका इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। मैं बार बार बोल रहा, आप वेट बोलेंगे या मास बोलेंगे, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। तब चलिए, तो अभी हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट हम निकाल लिए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया है, ये दिया हुआ डेटा है 49 ग्राम, और इक्विवेलेंट वेट भी कितना है 49 ग्राम। ये हो गया, कटपीट के 1 आ गया। ये हो गया आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आएगा तब आप फार्मूला यूज कीजिए नॉर्मलिटी का। तो नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यानी ग्राम तुल्यांकी भार की संख्या अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपका 1 आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 500 ml। अब ये ml में है, लीटर बदलने के लिए आपको 1000 से इसको भाग करना पड़ेगा, तो 1000 ऊपर चला जाएगा 1000, तो ये हो जाएगा 500, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 5 2 जा 10, ये हो गया आपका 2 नॉर्मल। तो आप इधर सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट निकालिए, उससे पहले एन फैक्टर निकालिए, उसके बाद मोलर मास निकालिए, तब आप इक्विवेलेंट वेट निकाल लीजिए। और जैसे इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, नॉर्मलिटी के फॉर्मूले में डालेंगे, सॉरी इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तब इक्विवेलेंट निकालिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकल जाए तो एक फार्मूले का यूज कीजिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। थैंक यू।